जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आइए देखेंगे मैथ्स के प्रश्नों को। बोला गया है, पहला प्रश्न है कि लड़कों की एक सीधी कतार में खड़े अतुल को पता चलता है कि वह कतार में खड़े लड़कों की दाईं ओर से गिनती करने पे 12वें स्थान तथा बाएं ओर से गिनती करने पे चौथे स्थान पर है। तो खड़े लड़कों में कितने और लड़के शामिल किया जाए ताकि कतार में 28 लड़के हो जाए। तो साथियों, यहां से टोटल लड़का निकालने का फॉर्मूला होता है, पेन कहने चल रहा है वो, टोटल लड़का निकालने का फॉर्मूला होता है लेफ्ट से जो संख्या है, लेफ्ट से कितने नंबर पे है और राइट से कितने नंबर पे है और माइनस में 1। टोटल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है साथियों? तो लेफ्ट से राइट से स्थान निकालना है और माइनस में 1 करना है। तो बताओगे, बोला गया है कि दाईं ओर से 12 है तो राइट से 12 है और बाईं ओर से 4 है माइनस में 1। 16 में से 1 जाएगा तो 15 लड़का अभी है। बोला कितने और लड़का दे दे ताकि 28 हो जाए। तो मतलब 28 में से 15 घटा देंगे, मतलब 13 और लड़का चाहिए। 13 लड़का, 15 में 13 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर होगा 13। 13 लड़का और दे दोगे तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। आगे बोला जाता है एक अंक जिसके साथ गुना, बोला गया है एक अंक जिसके साथ गुना अंक से 15 घटाने पर उस अंक के दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह संख्या क्या, वह अंक क्या है? मान लो कि अगर पहला ऑप्शन को लेते हैं 5 को, तो 5 में 7 से गुना कीजिए तो 7 × 5 = 35 और 35 में 15 घटाइए तो 20 हो रहा है। 20 हो रहा है, बोला उस अंक का दुगना। तो ये 5 अंक है, 5 का दुगना 10 होता है। 10 से ये 20 कितना अधिक है? 10 अधिक है। मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है एकदम जो बोला गया है क्वेश्चन में वो सेटिस्फाई किया है। तो आंसर हमारा सीधा सीधा ए हो जाएगा। एक समूह में 36 विद्यार्थी है जिनमें लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 3:1 है, क्या अनुपात में है? कितने और लड़का लड़कियां इस ग्रुप में शामिल किया जाए जिससे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए। बोला गया कितने और शामिल करना चाहिए, कितने और लड़कियां को शामिल करना चाहिए। देखोगे बोला गया बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 3:1 है। कितने और लड़कियां को शामिल किया जाए ताकि ये 9:5 हो जाए। तो बच्चे, लड़कियां शामिल किया गया तो लड़का तो सेम रहना चाहिए। तो ऊपर में जो 3:1 है, ऊपर में 3 लड़का है, नीचे में 9 हो गया। गलत बात है, ऊपर में 3 से गुना कर दो तो ये 9 हो जाएगा। ये कितना? 3 × 9 और ये 3 हो जाएगा। रेशियो में अपने जरूरत के अनुसार किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते हो। तो इसको हमने 3 से गुना कर दिया। क्यों? देखिए ये 9 बन जाए, ये तो 3 होगा। तो लड़की में 3 था, आज 5 हो गया। कितना बढ़ गया? 2 बढ़ा है। क्वेश्चन के अनुसार यहां से टोटल विद्यार्थी हमारे पास 9 और 3 12 होगा। और क्वेश्चन के अनुसार यहां से कितना? 36 है। तो 12 बराबर 36, तो 1 बराबर में 3, तो 2 बराबर में 6। मतलब 6 लड़की को शामिल करोगे तो ये जो काम है वो हो जाएगा, ये जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लगा ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कितने दिन में पूरा हुआ है कार्य? बोला गया, सुनोगे ध्यान से। टोटल वर्क, ए 10 दिन, बी 15 दिन। मान लीजिए अगर क्या है तो टोटल वर्क जो है 30 रखिए। 10 दिनों में 30 काम हो गया तो 1 दिनों में 3 काम, ये 1 दिनों में 2 काम। साथियों बोला गया ए कार्य छोड़कर चला गया, 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। तो साथियों एक बात बताओगे, टोटल काम अगर 30 था, अगर शुरुआत से काम छोड़े तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बोला गया है कि कार्य जो है क्या हुआ है, ऑनलाइन में जो पढ़ाई होता है बच्चे एप्लीकेशन पे, वो थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस कराया जाता है।
थ्योरी के साथ क्लास चलता है, ठीक है। और एक प्रैक्टिस बैच, थ्योरी के साथ ही प्रैक्टिस बैच आएगा, लेकिन वो फास्ट रहेगा, वो जल्दी जल्दी समाप्त होगा। तो अगर शुरुआत से कोई काम छोड़े तब तो माइनस कर देना, लेकिन बोला गया 2 दिन पहले कार्य समाप्त होने से, बोला गया साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले अगर पहले कार्य कोई छोड़ता है तो उसको रोक लो। एक दिन में 3 काम करता है, 2 दिन के लिए रोकोगे तो 6, मतलब अंतिम से कोई काम छोड़े तो उसको जोड़ दो, प्लस करो, शुरुआत से काम छोड़े तो माइनस कर दो। तो टोटल काम हमारे पास 36 हो गया। अब ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा। 36 काम है, ये 3 काम करता है एक दिन में, ये 2 काम, 3 2 5 के हिसाब से अगर काम होगा, 36 काम है तो 7 5 35 1, तो 7.1/5 दिन का समय लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु अपने पुत्र से 10 गुनी थी। तो 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले होता है, ठीक है। मतलब सन, सुनोगे ध्यान से, फादर और सन। 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु अपने पुत्र, पुत्र का अगर 1 है तो फादर का 10, मतलब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोला गया 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद क्या होगा? तो अपने पुत्र की आयु के 4 गुनी थी, तो ये 1 और ये 4 हो जाएगा फादर। तो इधर से देखोगे एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है साथियों। इसकी अंतर कितना है? 9, इसकी अंतर कितना है? 3। तो इसको 9 बनाने के लिए 3 से गुना कर दोगे, 4 3 12 और ये 3, इसकी अंतर 9 हो गया, इसकी अंतर 1 हो गया। तो 1 से 3 हुआ, कितना बढ़ा? तो 2 बढ़ा। 10 से 12 हुआ, 2 बढ़ा। और यहां से -3 से +3 हुआ तो 6 बढ़ा। मतलब इधर से अंतर 6 का, यहां से 2 का, तो 2 बराबर में 6, 1 बराबर में क्या होगा? 3 होगा, 1 बराबर में 3 होगा। तो साथियों पूछा गया उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करे, किसका? इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो बताओगे अगर 1 बराबर 3 तो 3 10 बराबर में ये 30 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। मतलब 3 साल पहले फादर 30 वर्ष का था पहले, अभी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 3 साल इसमें जोड़ दोगे 33 का हो जाएगा, और ये इसमें 3 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 6 हो जाएगा। अगर काटोगे 11 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 11:2। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। आंसर क्या होगा साथियों? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है और 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने पर 9 मिनट की देरी से पहुंचता है। तदनुसार उस छात्र के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। जब ऐसा क्वेश्चन रहे, 2 चाल दिया रहे तो दूरी बराबर में होता है साथियों। दोनों चाल को गुना कर दो और दोनों चाल के अंतर ले लो, और यहाँ पे गुना में समय का अंतर। किसका अंतर? तो समय का अंतर होता है, गुना में समय का अंतर लेना है। तो साथियों ध्यान से समझना है। 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो साथियों देखोगे दूरी बराबर में होगा दोनों चाल के गुना। पहले वो गया 5 किलोमीटर पर घंटा से, और फिर बाद में कितना जा रहा? 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से चले तो 3 हो गया। ये दोनों का अंतर हो जाएगा 2, और समय का अंतर क्या हुआ? 15 मिनट पहले और फिर यहां से 9 मिनट देरी से, तो माइनस, सुनो, 15 मिनट पहले मतलब +15 हुआ, और फिर बाद में चाल को कम किया तो देरी से पहुंचा, मतलब माइनस में गया है। तो माइनस प्लस कितना, अंतर कितने का होगा? तो जब भी माइनस प्लस रहे तो अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 24 मिनट हुआ। कितना हुआ साथियों? तो समय का अंतर 24 मिनट हुआ। घंटा बनाने के लिए 60 से भाग देते हैं, ठीक है। घंटा बनाने के लिए 60 से भाग, इससे काटेंगे इसको तो 12 होगा, 12 पंचे 60 होगा, 5 से 5 कटा, तो आंसर आ गया 3 किलोमीटर। कितना आया? 3 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 2 चाल दिया रहे, समय का अंतर दिया रहे हमेशा, तो दोनों चाल की गुना, सुनोगे, दोनों चाल की गुना, और माइनस में दोनों चाल के अंतर, और गुना में समय का अंतर होता है, गुना में समय का अंतर होता है, ठीक है। आइए, बोला गया है विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो कितने % दोनों भाषा बोल सकते हैं? सुनोगे, ध्यान से समझोगे। यहां से नहीं बोलने वाला और ये सब बोलने वाला है, तो सभी को एक जाति में लाना, नहीं बोलने में लाना है। तो देखोगे 2 घर है, 2 घर मानोगे, ऐसे करके 2 वेन डायग्राम, ये सब क्वेश्चन आपका जो है क्लास में कराए हुए हैं। तो अगर 10% 70% अंग्रेजी बोलते हैं, तो नहीं इंग्लिश नहीं बोलने वाला कितना है? तो 30% है।
दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है। हिंदी अगर 65% बोलते हैं तो नहीं बोलने वाले कितने हैं? 35% है। और दोनों भाषा में से कुछ भी नहीं बोलने वाला 27% है। इस घर का कैपेसिटी 30% है, 27% आ गया, बचा कितना? 3%। इस घर का कैपेसिटी 35% है, 27 आ गया, बचा कितना? 8%। तो सभी नहीं बोलने वाला है, नहीं बोलने वाले, नहीं बोलने वाले वाले। तो नहीं बोलने वाले कितने हैं? तो यहां से अगर हम जोड़ते हैं तो 27 और 3 कितना हो जाएगा? 30, 30 और 8 28, 38%। तो बताओगे बोलने वाले कितने होंगे? 100 में से घटाएंगे तो कोई भी चीज 100% होता है, नहीं बोलने वाला 38% है, तो बोलने वाले कितना है? तो 62%। कितना होगा? 100 में से घटा दोगे तो 62% हो जाएगा। आंसर क्या हुआ? 62% हो गया। आगे बोला गया है कि एक दुकानदार कपड़ा को बेचते समय 4% का नुकसान पे कपड़ा बेचने के लिए विज्ञापन देता है, फिर भी गलत मीटर का प्रयोग करता है जिससे 20% का लाभ होता है। तो आजकल की वास्तविक लंबाई क्या है? मतलब बेईमानी करके कितना लंबाई से वो बेच रहा है। तो आपको बताया गया था कि 1000 ग्राम का दाम हमेशा 1000 मानना है। 1000 ग्राम का दाम क्या मानना है? 1000 मानना है। लेकिन एक बात ये भी मानना है, ध्यान से समझिएगा, एक बात ये भी मानना है कि इस क्वेश्चन में जो है मीटर सेंटीमीटर में दिया गया है। तो बोला गया कितने सेंटीमीटर में? तो 100 सेंटीमीटर का दाम 100 रुपया मानोगे। कितना मानोगे? 100 सेंटीमीटर का दाम 100 रुपया मानो। 100 सेंटीमीटर का दाम कितना मानो? 100 रुपया मानो। ठीक है। तो बोला गया हमने 4% नुकसान पे बेचने की बात की है। तो 100 में 4% के नुकसान मतलब 96 में बेचा, ये हमारा एसपी हुआ, फिर भी प्रॉफिट हो गया। तो सीपी पे हमेशा प्रॉफिट होता, कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 20% का। तो 20 की फ्रैक्शन मान 1/5 होता, लाभ हो जाएगा तो 6/5 किसका? तो सीपी का 6/5 हमारा वस्तु बिक जाएगा। सीपी का 6/5 करेंगे तो वस्तु बिक जाएगा। और बिका कितना में? तो 96 में बिका है। इसको काटेंगे तो 16 छक्का 96, ये 5 उधर जाएगा, 16 पंचे 80। तो सीपी हो जाएगा 80 रुपया। जब 80 रुपया आया, 100 सेंटीमीटर का दाम 100 रुपया, तो 80 रुपया आया, मतलब 80 सेंटीमीटर का हमने प्रयोग किया होगा, गलत वाट का प्रयोग किया होगा 80 सेंटीमीटर। तो वास्तविक में 80 सेंटीमीटर। आज मैथ्स की क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अब जीएस का होगा। पहला क्वेश्चन है कि नील दर्पण पुस्तक जो है उसके एक्चुअली में लेखक कौन है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो बहुत ये चिरपरिचित क्वेश्चन है, और दीनबंधु मित्र जो है इसके कौन है? लेखक है। ठीक है। और ये नील दर्पण जो है ये नील आंदोलन की पृष्ठभूमि में लिखा गया था। नील आंदोलन जो बंगाल में 1859 और 60 के दौरान नील आंदोलन हुआ था। ठीक है। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में, विष्णु विश्वास एवं दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में जो ये किया गया था। ठीक है। तो ये नील आंदोलन था, ये भारतीय किसान का प्रथम सफल आंदोलन कहलाता है। किसान का प्रथम सफल आंदोलन कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि करेक्ट आंसर हमारे पास निकला फर्स्ट का क्या? सी। क्या निकला? फर्स्ट का निकला सी। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? यहां ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 का 1930, तो इसमें बिहार का भी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था, योगदान था। और बिहार में इसी समय लगभग 2-3 प्रकार के आंदोलन उभरे थे। इसमें से एक जो था कि चौकीदारी कर था, चौकीदारी कर, और ये भागलपुर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुआ था। कहाँ? भागलपुर क्षेत्र में। ठीक है। एक दूसरा था नंगी हड़ताल, ये छपरा जेल में हुआ था, जहां के छपरा जेल के कैदियों ने अव्यवस्था का आरोप लगाकर और तब जो है कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। और एक हुआ था पटना के निकट नखास पिंड नामक स्थान पर नखास पिंड आंदोलन। ठीक है। अंबिका चरण के नेतृत्व में जो है ये किया गया था। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में जो है 3 प्रकार के मुख्य रूप से आंदोलन
चले थे। तीनों का पॉइंट आपके सामने है। तो चौकीदारी कर का सीधा संबंध किससे हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो गया। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हमारे पास निकला ए। क्या निकला? सेकंड का करेक्ट आंसर ए निकला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई थी बहु विवाह नामक पुस्तक, और इन्हीं के प्रयास से 1856 के आसपास कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वो मंजूर किया था या निर्मित किया था। ठीक है। किसके? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। राजा राम मोहन राय की जहां तक बात है तो सती प्रथा को समाप्त करने में या प्रतिबंध करने में, है ना, विलियम बेंटिंक का इन्होंने साथ दिया था। विलियम बेंटिंक का इन्होंने साथ दिया था। 1829 की ये बात है। ठीक। यही राजा राम मोहन राय जो थे बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना भी की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। ये ब्रह्मा समाज पहले आत्मीय समाज था 1815 में। आत्मीय समाज था कब? 1815 में। बाद में ये क्या बन गया? ब्रह्मा समाज के नाम से फेमस हो गया। ठीक ना। तो करेक्ट आंसर जो आपके पास निकल कर आया थर्ड का क्या आया? बी आया। थर्ड का आंसर क्या है? बी है। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वो दोनों कौन से सदस्य थे ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर यहां सी है। याद रखिएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी, ये 2 लोग थे। ठीक है। जिनको सम्मिलित करके बनाया गया था क्या? बनाया गया था विश्वविद्यालय आयोग। 1917 में सैडलर आयोग भी बना था। सैडलर आयोग ये भी विश्वविद्यालय को लेकर ही बना था। ये भी जो है उच्च शिक्षा को लेकर ही बनाया गया था। उच्च शिक्षा को लेकर बनाया गया था। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि 1882-83 के आसपास रिपन के द्वारा बनाया गया था, एक रिपन के द्वारा। और ये जो है हंटर आयोग बनाया गया था शिक्षा के लिए, हंटर आयोग। और इसका संबंध था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से। किससे? प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से इसका संबंध था। माध्यमिक शिक्षा से इसका सीधा सीधा क्या था? संबंध था। ठीक है ना। तो ये रिपन का था हंटर आयोग, प्राथमिक माध्यमिक 1882-83। उसके पहले आप देखें तो 1854 में डलहौजी के टाइम पर शिक्षा सुधार को लेकर एक व्यापक तैयारी की गई थी, जिसको हम वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। डिस्पैच। और इसमें प्राइमरी, मिडिल और उसके साथ साथ हाई, तीनों प्रकार का जो है एक्चुअली में एजुकेशन को लेकर बात की गई थी। ठीक ना। तो 4 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल कर क्या आ गया? सी आ गया। क्या आया? सी। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वो थी अरुणा आसफ अली। स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात अरुणा आसफ अली थी। ठीक है। अंतरिम सरकार में इन्होंने रेलवे का पद भी संभाला था। अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्रालय जो है इनको मिला था, रेलवे मंत्रालय। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक। एक विकाजी रुस्तम कामा का नाम भी आपको याद रखना है। प्रथम महिला जिन्होंने स्टुअर्ट मतलब विदेश, कहा? जर्मनी में 1907 में क्या किया था? तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराया था। ठीक है। याद रखिएगा। इनको भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। इनको भारतीय क्रांति की मां के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय क्रांति की मां इनको कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र क्या था? जगदीशपुर। कहीं कोई डाउट थोड़ी इसमें है, जगदीशपुर था, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है। 1857 जो है इसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह। और उसके बाद कुंवर सिंह के साथ अमर सिंह का नाम भी आएगा, जो उनके भाई थे। उन्होंने भी काफी हद तक
आगे बढ़ाने का काम किया था। पटना में पीर अली का नाम आता है, पीर अली जिन्होंने नेतृत्व संभाला था 1857 का। बिहार में जो है ये प्रारंभ हुआ था, देखा जाए अगर तो रोहिणी से। कहां से? रोहिणी से प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में रोहिणी झारखंड में है। 1857 का प्रथम शहीद किसको माना गया? तो ये माना गया है मंगल पांडे को। मंगल पांडे जो है उनको माना गया प्रथम शहीद। मंगल पांडे को, कौन थे मंगल पांडे? तो ये बैरकपुर छावनी जो है बंगाल, बैरकपुर छावनी बंगाल, ठीक है, उसके 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 34वीं रेजिमेंट के क्या थे? सिपाही थे। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे, ठीक है। तो इनको प्रथम शहीद के रूप में माना गया है। और 1857 जो है का सरकारी इतिहासकार किसको कहा जाता है? सरकारी इतिहासकार एसएन सेन को कहा जाता है। किसको? सरकारी इतिहासकार एसएन सेन को कहा जाता है। एसएन सेन को कहा जाता है। तो 6 का करेक्ट आंसर सी निकला। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि हाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? कौन था? ह्यूरोज। कौन? ह्यूरोज ही था। कहां? झांसी में। झांसी में कौन था? ह्यूरोज था। ग्वालियर में भी ह्यूरोज था, ठीक है। और ये जो झांसी की रानी थी इसका कार्य क्षेत्र कौन सा? 1857 की लड़ाई में झांसी भी था और साथ में साथ कहां था? ग्वालियर भी था। झांसी और ग्वालियर। यहां ये भी याद रखिएगा कि ग्वालियर में तात्या टोपे भी थे। तात्या टोपे, यहां ये भी ध्यान रखना है कि तात्या टोपे का जो ओरिजिनल नाम था वो आत्माराम पांडुरंग था। आत्माराम पांडुरंग वास्तविक नाम था इनका। वास्तविक नाम था। यह भी ध्यान रखना है कि तात्या टोपे को उनके दोस्त मान सिंह ने गद्दारी से अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था जिनके बाद उनको फांसी हो गई थी। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, और कौन थे तात्या टोपे? तात्या टोपे जो थे ये नाना साहब जिन्होंने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहब के क्या थे? नाना साहब के सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके पास निकल कर आया 7 का क्या? सी। 7 का सी। 8 नंबर क्वेश्चन जो है जरा इसको देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य क्या है? गांधी जी का नवाचार क्या कहता है? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। बिल्कुल सही है, सी पॉइंट। कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। हमेशा उनका मानना था कि जो है ऐसा रोजगार उत्पन्न करे सरकार, ऐसी व्यवस्था करे जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 का जो है बेसिक थिंकिंग जो गांधी जी का आएगा वो सी वाला आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर 8 का आपके पास निकला सी। गांधी जी का एक सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत था, जो विचार था, वो था ट्रस्टशिप का। ये भी याद रखिएगा, ट्रस्टशिप का मतलब होता है न्यायशीता। न्यायशीता का मतलब कि इस दुनिया में किसी व्यक्ति का कोई संपत्ति नहीं है, सब ट्रस्ट की संपत्ति है और उसी के माध्यम से सारा काम होना चाहिए। ये एक्चुअली में महात्मा गांधी का सिद्धांत था। पालन नहीं होता अलग चीज है, लेकिन उनका सिद्धांत यही था। कुछ राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण क्या होता है? कहीं भी वर्षा कब होगी? जब वो वर्षा ह्यूमिडिटी को लेके जाएगी, आर्द्रता को लेके पहुंचेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर राजस्थान तक आर्द्रता पहुंचती नहीं। यहाँ क्या कह रहा है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। बारिश का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हवा जब चलती है आर्द्रता को लेके, तो मान लो बीच में कोई पहाड़ अगर आ गया, इस प्रकार का कोई पहाड़ चोटी है, ऐसे है, हवा यहां से चली, अब इसमें आर्द्रता है, तो हवा अगर सीधे इसे निकल जाएगी तो ठंडी होगी ही नहीं। वो ठंडी तब होगी जब अपने लेवल से ऊपर उठेगी, पहाड़ों के सहारे उठेगी, क्योंकि बीच में कोई अवरोध होगा, उससे टकरा के ऊपर जैसे ही उठती जाएगी, ठंडा हो जाएगी, और ठंडा होने के बाद जैसे ही क्रिस्टल के रूप में आएगी, बारिश झमाझम शुरू हो जाएगी।
लेकिन राजस्थान वाले में यही प्रॉब्लम होती है कि कोई बाधा नहीं होती है, इसीलिए हवा जो है ठंडी नहीं हो पाती। और ठंडी क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई अवरोध नहीं है, ऊंचाई उतनी नहीं मिलती, ऊंचाई नहीं मिलती है, इसके कारण से क्या होता है, वहां पे बारिश नहीं होती है। और ध्यान रखिएगा कि राजस्थान अगर थोड़ा बहुत वर्षा प्राप्त भी करता है, वर्षा प्राप्त करता है अगर राजस्थान, तो वो करता है मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ से। किससे? पश्चिमी विक्षोभ से। और वो विक्षोभ से वर्षा करता है ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में जो है राजस्थान वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, किससे? पश्चिमी विक्षोभ से। तो करेक्ट आंसर यहां पर 9 का क्या निकला? ए निकला। क्या निकला? 9 का करेक्ट आंसर जो है वो ए निकला। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन, 2008 में पहले बता चुका हूं कि जो NW1 है ये प्रयागराज से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक है। हल्दिया, ठीक है। और बिहार से गुजरने वाला भी यही है, पटना से होते हुए बेगूसराय से ये गुजरता है। ठीक है, प्रयागराज पहला NW1। NW2 जो है ये क्या है? ये असम में है, सादिया धुबरी ब्रह्मपुत्रा, सादिया धुबरी मार्ग है। ये कौन? ब्रह्मपुत्र नदी में हो गया, ब्रह्मपुत्र। और ये किसमें? ये मुख्य रूप से गंगा और हुगली आगे चल के, लेकिन मुख्य रूप से गंगा नदी की हुआ। ठीक है, दूसरा। अच्छा, NW जो है 3, ठीक, NW3 ये एक्चुअली में केरल में है, केरल कोल्लापुरम में, ठीक ना, एक झील है बहुत बड़ा, उसमें है। NW3 केरल का हो गया। और जो ये 4 है NW4, ये एक्चुअली में कृष्णा और गोदावरी नदी में इसको बनाया गया है। 3-4 राज्य इसमें शामिल है, तेलंगाना भी है, तमिलनाडु भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन नदियों में है NW4। 2008 में इसको घोषित किया गया था। ठीक, 2008 में इसको घोषित किया गया था। कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? तमिलनाडु, कर्नाटक में तो है, आंध्रा से इसका कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर यहां पर सी आ गया। ध्यान रखिएगा, कावेरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी कहलाती है ये, पवित्र नदी, इसीलिए इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं पवित्रता के हिसाब से। कावेरी नदी में खास बात क्या होती है? वर्ष भर पानी रहता है, वर्ष भर पानी रहता है। दक्षिण भारत की सभी नदियां प्रायः गर्मी में सूख जाती है क्योंकि वर्षा पर निर्भर है, लेकिन कावेरी नदी जो है इसमें वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है, ठीक, वर्ष भर पानी रहता है। और ये ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मागिरी पहाड़ी से एक्चुअली में क्या होती है? निकलने वाली ये कावेरी नदी होती है। और ये पूरब की ओर बहते हुए अरब सागर में अपना जल विसर्जन करती है। कहाँ? बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, क्या करती है? जल का विसर्जन करती है, ठीक ना। तो इस तरह से करेक्ट आंसर 11 का निकला क्या? सी, आंध्र प्रदेश का कोई लिंक नहीं है, तमिलनाडु और कर्नाटक है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। शिव समुद्रम जो जलप्रपात ये एक्चुअली में कावेरी नदी पर बनाया गया है। कहां? कावेरी नदी पर बनाया गया है शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो बिहार की महिला जो साक्षरता दर थी 53.57% थी। तो करेक्ट आंसर क्या निकला? यहाँ पे बी निकला। ठीक है, अच्छा, पुरुष की बात अगर करें, मेल का साक्षरता दर कितना था? मेल जो है पुरुष का साक्षरता दर की बात अगर करें तो वो था एक्चुअली में 70.32। कितना? लगभग 32% था। ठीक है, 70.32। और बिहार का कुल साक्षरता दर की बात करें, कुल साक्षरता दर तो कितना था? ये बिहार की कुल जो साक्षरता दर थी पूरे भारत में सबसे कम थी, है ना, और वो थी लगभग कितना? 61.80%। 61.80% जो है ये थी। ठीक है, तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर आपके पास निकल कर यहाँ क्या आया? बी आया। हालांकि डेटा काफी पुराना है, अब नए चीज में नई चीजें बदल के आएगी, बहुत जल्दी जनगणना होने वाला है। अब आपके एग्जाम में तो खैर यही पूछा जाएगा, तो इसी को ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर आपके पास 12 का आया क्या? बी। क्या आ गया? 12 का करेक्ट आंसर आपके पास बी आया। ठीक है, अच्छा, बिहार में सबसे शिक्षित जिला कौन है?
बिहार का जनघनत्व कितना है? जनघनत्व जो है वो 1106 है। ठीक है, ये सभी राज्यों में सबसे अधिक है, सभी राज्यों में सबसे अधिक है, सबसे अधिक। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आ जाएगा, है ना। और सबसे शिक्षित जिला रोहतास माना जाएगा। सबसे शिक्षित जो जिला है वो एक्चुअली में कौन होगा? रोहतास, है ना। सबसे शिक्षित जिला रोहतास, सबसे अशिक्षित शिवहर। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही क्रम लुनेज गुजरात, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी और सुरमा घाटी असम। सारा सही है, करेक्ट आंसर एक से अधिक लगाइए, सबको याद रखिएगा। यह ध्यान रखना है कि भारत में ठीक है तेल का निष्कर्षण सर्वप्रथम कहां से हुआ भाई? तो सर्वप्रथम जो है ये असम डिगबोई से शुरुआत हुआ। कहां से? असम से। और डिगबोई सबसे पुराना माना जाता है, डिगबोई। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बिहार का रिफाइनरी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, बिहार का जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी किसका है? आईओसी का है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर आता है। इसको तेल असम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तेल कहां से? तेल असम से प्राप्त होता है, असम से प्राप्त होता है। ये तेल का मतलब क्या? तेल का मतलब यहाँ पे कच्चा तेल से होता है, क्रूड ऑयल कहते हैं इसको, कच्चा तेल। ठीक है, कच्चा तेल। ठीक, और इसको बैरल में मापते हैं, बैरल। यह ध्यान रखिएगा कि एक बैरल जो है वो 59 लीटर का होता है। कितना? 59 लीटर का एक बैरल होता है। और जो कच्चा तेल होता है ना, इसका रंग की बात अगर पूछ ले तो रंग याद रखिएगा कि भूरा होगा, भूरा नहीं होगा तो काला होगा, दोनों याद रखिएगा, या तो भूरा या तो काला। ठीक है, दोनों याद रखना है, रंग भूरा या काला कच्चे तेल का होता है। अच्छा, जहां तक बात रह गई नेचुरल गैस की, प्राकृतिक गैस की, ये भी याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन ये पीआरटी वाले भी रिपीट हो रहा था। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, तो ये निकलता है आपके पास बॉम्बे हाई से सबसे ज्यादा। बॉम्बे हाई जो है यहाँ से नेचुरल गैस सबसे अधिक निकलता है। और गुजरात जो है कच्चे तेल के मामले में सबसे आगे है। कच्चा तेल जो है सबसे आगे, सबसे अधिक कहाँ? तो गुजरात से ही उत्पादन होता है। ठीक ना। तो करेक्ट आंसर आपके पास 13 का निकला, डी। क्या निकला? 13 का करेक्ट आंसर आपके पास डी आया। कच्चा तेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। क्रूड क्या कहेंगे? क्रूड ऑयल कहेंगे इसको। तो अगर हिंदी में नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। कच्चा तेल क्रूड ऑयल कहलाता है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहां है? दक्षिणापथ नामक क्षेत्र सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी, विंध्याचल से कावेरी, विंध्याचल से कृष्णा नदी के मध्य। एक्चुअली में देखो इसमें से ए और सी दोनों जुड़ जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणापथ का नाम आपने सुना होगा, ये अशोक के टाइम काल पर ही इस प्रकार के पथ बनाए गए थे। दक्षिणापथ जो होता था, ठीक है, ये मुख्य रूप से जोड़ा करता था, पाटलिपुत्र को साउथ इंडिया से जोड़ने का काम करने वाला जो है ये पथ था। तो करेक्ट आंसर इसमें से आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक से अधिक, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत से नीलगिरी और उसके बाद फिर है वहां से आगे चलते हुए ये विंध्याचल पर्वत, कृष्णा, इस सबको जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर निकल गया 14 का डी। 14 का क्या निकला? डी निकला। ठीक है, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी आप याद रखें, सबसे ऊंची जो चोटी है ये एक्चुअली में धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, धूपगढ़ है। ठीक है, और नीलगिरी का मतलब ये हुआ कि जहां पूर्वी एवं पश्चिमी घाट मिल जाए उसी को हम नीलगिरी के नाम से जानेंगे। पूर्वी और पश्चिमी घाट जहां मिलेगी उसी को नीलगिरी के नाम से जाना जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और जनसंख्या 17% यहाँ निवास करती है। संपूर्ण विश्व की 17% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और यह भी याद रखिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग
लगभग 43% है ना, खेती करने योग्य है, खेती करने योग्य है। चीन हमसे 3 गुना बड़ा है, लेकिन उसकी खेती करने योग्य जमीन हमसे कम है। उत्पादन अधिक करता है अलग बात है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% लगभग खेती करने योग्य जमीन है। ठीक है। अमन धान कब उगाया जाएगा? अभी क्वेश्चन एक और भी आया था, देखिए अमन, उसे पहली बात तो बता दूं मैं ये कि धान जो है यानी ये खरीफ फसल है। ठीक। और खरीफ का मतलब ये होता है कि जिसकी बुआई और फिर जिसकी कटाई वो जिस मौसम में हो, वो यहां मई जून, बुआई मई जून और कटाई हो जाएगा आपके पास कुल मिला के सितंबर अक्टूबर, ये एक्चुअली में होता है। और इसको हम खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। लेकिन यही धान की कुछ ऐसी भी किस्म है, जैसे अमन हो गया, ठीक है, ये ठंड में उपजाई जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वहां व्यवहार करने लगती है खरीफ के बदले रबी जैसा, और ये नवंबर दिसंबर होता है। इंटरेस्टिंग बात है, याद रखिएगा इस बात को। तो करेक्ट आंसर 16 का जो है सी हो गया। क्या हो गया? 16 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया सी। ठीक। तो इस तरह से, अच्छा यहां ध्यान, ठंड वाले में मुख्य रूप से तो रबी फसल होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। और रबी फसल में मुख्य रूप से क्या आता है? रबी फसल हो गया गेहूं, गेहूं एक तो हो गया गेहूं, गेहूं के बाद जो आपके पास आ गया मटर, दलहन आ गया, तिलहन आ गया ना, ये सभी जो है, ये सभी जो है ठंड की फसल होती है, रबी फसल कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से खरीफ का ये हो गया। अच्छा, मक्का भारत में क्या होता है? मक्का सभी मौसम में सालों भर उगाया जाता है। सीधा ये लिखो, सालों भर उगाया जाता है, सालों भर उगाया जाता है। ठीक है। तो 16 का करेक्ट आंसर सी हो गया। अब 17 देखिए, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? भूतापीय होगा, पवन, नाभिकीय का कोई लेना देना सूर्य से नहीं है, बिल्कुल अलग है। ये होता है यूरेनियम या प्लूटोनियम के विखंडन से, विखंडन से जो है ये प्राप्त होता है। और सौर से, इसका सूर्य से कोई लेना देना इसका नहीं होता है। यूरेनियम में U-235 और प्लूटोनियम आएगा तो 239। ठीक है। इस दोनों का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक। और वर्तमान में जिस व्यवस्था के तहत बिजली का उत्पादन इसमें होता है, जिस सिद्धांत से, उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन के तहत होता है। और सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, वो क्या होता है? वो नाभिकीय संलयन के तहत होता है, नाभिकीय संलयन के तहत होता है। याद रखिएगा, क्या? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है? फ्यूजन होता है सन, नाभिक का जोड़ना। फ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा? नाभिक का जोड़ना, नाभिक का जुड़ना हो जाएगा, वहां नाभिक का हटना होता है, टूटना होता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बन सकते हैं? पढ़ने में काम आने का मतलब क्या हो गया कि आकार बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या उसी जैसा होना चाहिए, छोटा नहीं दिखे। तो या तो आप अवतल का उपयोग कर लीजिए, साधारण का उपयोग कर लीजिए। उत्तल तो करेंगे नहीं, क्योंकि उत्तल में तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। ठीक है। ठीक, सॉरी एक सेकंड, यहाँ लेंस की बात हो रही है। ठीक है, उत्तल लेंस दिया हुआ, तो यहाँ पे एक बात देखिए, मैं पहले बता चुका हूं, अवतल दर्पण मतलब उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। ठीक है ना, लेंस। और इसमें जो प्रतिबिंब है जनरली बड़ा बनता है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब जो है जनरली बड़ा बनता है, बड़ा बड़ा बनता है, बहुत कम कंडीशन में जनरली बड़ा बनता है। ठीक। और उत्तल दर्पण की बात जब होगी, उत्तल दर्पण, तो यहां से क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, अवतल लेंस है ना। और इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है ना। तो छोटा तो देखने के लिए आप यूज करेंगे नहीं, जब भी करेंगे बड़ा करेंगे। तो आज अवतल दर्पण कर लीजिए या तो उत्तल लेंस कर लीजिए। ठीक है।
उत्तल लेंस कर लीजिए या अवतल दर्पण कर लीजिए, इसका उपयोग आप कर सकते हैं इसमें, ठीक ना। तो इस तरह से अच्छा, साधारण लेंस का भी उपयोग करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो करते ही इसका मतलब ये हुआ कि एक से अधिक को हम कर सकते हैं। डी को, ए को छोड़ देंगे, सॉरी उसको बी को छोड़ देंगे कि उसमें छोटा बनेगा, ठीक ना। ठीक, दर्पण में और यहां लेंस दिया हुआ है तो लेंस वाले में कौन सा छोड़ेंगे, उत्तल लेंस को छोड़ देंगे, इस दोनों को लगाएंगे, जिसका उपयोग हम पढ़ने के लिए कर सकते हैं, अवतल लेंस, साधारण लेंस, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, इतना पॉइंट याद रहेगा तो गड़बड़ाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, इसको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या होगा। अब ये पूछ रहा है इंद्रधनुष में, पहली बात तो ये कि इंद्रधनुष भी होते दो हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, और दोनों में रंग का जो है वो अलग अलग हो जाता है, उल्टा। लेकिन जब कुछ न लिखा हो तो समझना है प्राथमिक पूछ रहा है। प्राथमिक जब पूछ रहा है तो उसमें होता है इस तरह से जो स्पेक्ट्रम बनता है, VIBGYOR, ये पैटर्न होता है, ठीक ना, ये पैटर्न जो है वो होता है। ठीक, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन को अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या होगा भाई, अब इसे मिलाना पड़ेगा, पीला हरा बैगनी, पीला हरा बैगनी, पीला येलो ग्रीन ब्लू, ये भी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, येलो ग्रीन और अच्छा और बैगनी दिया हुआ नहीं होगा, ये पहला कट गया, नहीं देगा, ठीक है। फिर बैगनी हरा नीला, बैगनी के बाद हरा कहरा, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। नीला हरा पीला, नीला हरा पीला, ये तो सही है, ठीक है, नीला हरा पीला, तीनों एक तरफ से, या तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ गया, सी आ गया। ये प्राथमिक इंद्रधनुष है, द्वितीयक होता तो क्या होता, ये वाला उल्टा हो जाता, आर आ जाता इधर, भी हो जाता इधर। प्राथमिक इंद्रधनुष में ये जो है बाहरी रंग कहलाता है, बाहरी रंग, और ये कहलाता है आंतरिक रंग। क्या कहलाता है ये, आंतरिक रंग कहलाता है, ठीक है। ठीक, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में तीनों घटनाएं होती है, ध्यान दीजिएगा। क्या, एक तो होती है आपके पास वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। ये सारी घटनाएं जब होती है तब जाके क्या होता है, तब जाके जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तीनों घटनाएं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया की दर को धीमा करता है। अभिक्रिया की दर को धीमा जो करने वाला होता है उसको एक्चुअली में कहा जाता है रिएक्शन हिंड्रेंस, ठीक है, कैटेलाइटिक इनहेंसर, ये तो आगे बढ़ाने का काम करेगा। होमोजीनियस कैटेलाइज्ड और हेट्रोजीनियस कैटेलाइज्ड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं, इसका मतलब इस तीनों में से कोई आंसर नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो चीज क्या होती है, जो भी क्रिया की दर को घटाता है ना वही बढ़ाता भी है, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए ये केवल वर्धक दिया है, उसमें केवल अगर कैटेलाइट लिख देता, ठीक है, कैटेलाइटिक लिखता है, कैटेलिस्ट लिखता ना, कैटेलिस्ट केवल, तो वो आंसर हो जाता। क्यों, कैटेलिस्ट में मान लीजिए तापमान आ गया, तो तापमान अगर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, अगर तापमान को घटाएंगे तो रेट घटेगा, तो तापमान जो है ये क्या है, कैटेलिस्ट तो हुआ, ठीक ना। उसी प्रकार से कोई और ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन को बढ़ाता है उसी का अमाउंट कम करेंगे तो घटाएगा भी, तो केवल कैटेलिस्ट लिखना चाहिए था तो काम हो जाता, लेकिन इनहेंसर जोड़ देने का मतलब हुआ कि आंसर नहीं होगा, ये दोनों तो होने से रहा, तो करेक्ट आंसर यहां पर ही हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, अगर केवल कैटेलिस्ट लिख देता, उत्प्रेरक, केवल उत्प्रेरक लिखता, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये था। उत्प्रेरक घटाता भी है, उत्प्रेरक बढ़ाता भी है, सीधा सीधा आंसर ये हो, ठीक। उत्प्रेरक घटाने का भी काम करेगा, बढ़ाने का भी काम करेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सोडियम, क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एग्जाम में कि कौन सा ऐसा एक तत्व है जिसको पनीर जैसा काटा जाता है, ऐसे बना बना के कुछ, क्या है, सोडियम है, आसानी से काट सकते हैं इसको हम, तो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो 4 हो गया, ठीक है। पारा यानी मरकरी, कमरे के ताप पर द्रव है, 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर चांदी, तो विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक होता है, 1 हो गया, और आपके पास आ गया सीसा, तो उष्मा चालक होता है, 3 हो गया, तो 4 2 1 3 बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, सारे सही है, ठीक। चांदी जो है इसमें ध्यान रखिएगा, चांदी का रंग काला, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से होता है,
हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ठीक है, ओके। क्या था भाई? 4 2 1 3, 4 2 1 3 मतलब ए आंसर। ठीक है ना, ए आंसर। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो है वो पद कौन है? देखिए, हम जानते हैं कि एटीपी जो होता है, ये एटीपी इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइट्रोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ते हैं, उसी में होता है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया में दो घटना होती है, एक होता है ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और एक होता है क्रेब्स चक्र। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक अणु को उत्पन्न करने वाला होता है, क्या होता है? क्रेब्स चक्र होता है। क्या होता है? क्रेब्स साइकिल इसमें। ठीक है, और कुल टोटल को अगर जोड़ ले तो ये क्या कहता है? ये दोनों घटनाओं से कितना होता है? एक ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का अणु जो है कितना? 38 एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कितना? एक ग्लूकोज का मोलेक्यूल 38 एटीपी एनर्जी आपको देता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारे से निकलेगा क्या? 22 का बी, क्रेब्स चक्र। क्या निकला? क्रेब्स चक्र। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह लाल रंग का होता है, बात तो सही है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, बिल्कुल होता है हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन कर ले तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाती है, ऑक्सीजन वहन की क्षमता समाप्त हो जाती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति मर सकता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस भी कहते हैं, दम घोंटू गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह कुछ अम्लीय होता है, बिल्कुल गलत है। तो गलत ढूंढना था, करेक्ट आंसर निकला क्या? सी। क्या निकला? सी। अम्लीय नहीं, बल्कि सीधा सीधा हम जानते हैं कि ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड का पीएच जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 7.4 के आसपास होता है। और ये क्षारीय है, क्षारीय समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक है, बेसिक है। बेसिक का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि ये जो है लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा तो कौन होगा? वो बेसिक होगा। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला क्या होगा? बेसिक। तो करेक्ट आंसर 23 का आपके पास निकला सी। क्या निकला? सी निकला। ठीक है, मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क सोचने के लिए, सही बात। हृदय गति नियंत्रण, ये भी सही। हृदय गति को नियंत्रण यानी जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन, कौन इनवॉल्यूंटरी कौन करता है? अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित, अनैच्छिक जो क्रिया है इसको नियंत्रित करने वाला कौन होता है? मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक, और ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? ऐच्छिक क्रिया को, ऐच्छिक क्रिया जो है इसको नियंत्रित करने वाला जो होता है वो होता है सेरेब्लम, सेरेब्लम। ठीक, और ये दोनों किसके हिस्से होते हैं? ये दोनों पश्च मस्तिष्क के हिस्से होते हैं, पश्च मस्तिष्क के पिछले मस्तिष्क के हिस्से होते हैं। ठीक ना, तो ये भी करता है, शरीर को संतुलन बिठाने का काम ये भी करता है। नहीं, एक से डी सारे काम ब्रेन के होते हैं, सारे काम किसके होते हैं? ब्रेन के होते हैं। ठीक है, अच्छा, पश्च मस्तिष्क का एक और हिस्सा होता है कौन? पोन्स। क्या होता है? पोन्स। ये क्या करता है? ये सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने का काम करता है, को नियंत्रित करने का काम करता है कौन? पोन्स। ये सभी किसके हिस्से? पश्च मस्तिष्क, पीछे वाले मस्तिष्क के ये सारे क्या होते हैं? हिस्से होते हैं। ठीक ना, तो सारा काम हो गया ब्रेन का ना, तो करेक्ट आंसर आपके पास निकल कर क्या आ गया? डी। क्या आया? डी आया। बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? पटना में किया था बापू टावर का, बड़ी भीड़ वहां पे देखी गई थी। ठीक है, लोग देखने के लिए जाते हैं, तो बापू टावर का लोकार्पण पटना में हुआ था। भारत के कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप खिताब जीता? भारत ने कितने? 13 साल के बाद आईसीसी विश्व कप खिताब, कितने साल के बाद? 13। हाइड्रोन परियोजना में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार क्या होता है? देखिए, उसका पूर्ण विस्तार है हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम। इतना लंबा चौड़ा नाम दिया गया है
ऑप्टिकल नेटवर्क को डेवलप करने और उससे संबंधित रिसर्च के लिए। तो करेक्ट आंसर यहां पे आया सी। ये हाइड्रोन प्रोजेक्ट जो है, हाइड्रोजन दिमाग में नहीं रखना, हाइड्रोन है ये, तो हाइड्रोन का फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है, ये होता है। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या कितनी है? 6 6 12 5 17 था कुल मिला के। 6 गोल्ड में, 5 सिल्वर और ये हो गया 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हो गई, यानी 36 का करेक्ट आंसर आया सी। कितने हो गए? सी हो गए, ठीक है। 36 का करेक्ट आंसर क्या आ गया? सी आ गया। हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? ये एक स्वचालित तोप खाना है, ये तोप खाना प्रणाली है K9 वज्र, ठीक है। और ये जो है तोप खाना है एक तरह से जो मिलिट्री इसका यूज करती है, भारतीय सेना। कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM46, एक तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है। ATCM46 से सीधे क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, ठीक है, तो इतना पूरा याद रखना है। ये 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक है, ये प्रत्येक वर्ष या 2-2 वर्षों में, 3-3 वर्षों में होते रहता है दुनिया में, ठीक है। और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहां देखिए, इन दोनों का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया, बात सही है। इसकी थीम थी वसुदैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो ये हो गया था कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2, मैत्री 1 पहले भारत ने स्थापित किया, उसका समाप्त भी हो गया, मैत्री 2 स्थापित करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया। यानी करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला? डी। करेक्ट आंसर जो है 38 का क्या निकला? डी। तो यहां याद रखिएगा कि क्वेश्चन आएगा ये, अंटार्कटिका में पहले से भारत का एक भारती भी है, ठीक है, भारती। अब ये मैत्री की स्थापना जो है ये भारत सरकार करेगी। मैत्री पहले भी भारत सरकार कर चुकी थी यहाँ पे, और संभवतः उसका रिसर्च समाप्त हो गया था। धीरे धीरे करके स्टेशन जो स्थापित होता है ना, एक समय के बाद वो दब जाता है बर्फ में, और उसको ऐसे छोड़ के नए स्टेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल में जो है, इसमें पहली बार खोजी गई नेस्टिस फिलाड़ा तितली की एक प्रजाति है। तितली की क्या है? एक प्रजाति है। तितली की कई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। करेक्ट आंसर 39 का ए निकला, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दुगना होने में 77 वर्ष का समय लगेगा। 77 ईयर्स के बाद जो भारत की जनसंख्या है अभी वर्तमान में, वो दुगनी हो जाएगी। और अब कुछ इस पे कह नहीं सकते हैं क्या होगा आगे, अभी का अनुमान कहता है कि दुगनी होगी 77 वर्ष में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रही, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो एक और नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।